अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस ऑफ आरएनए डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको राइबोसोमल आरएनए प्लस ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में बता दिया था कि इनमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम यूकैरियोटिक सेल की ही बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, अभी हम आज डिस्कस करेंगे मैसेंजर आरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं, या जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है या न्यू ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है एक न्यूक्लियस के अंदर थ्रू डीएनए, तो उसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं और उसके बाद जाके हमारे पास प्रॉपर मैसेंजर आरएनए बनता है। ये कुछ जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाया तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि मैसेंजर आरएनए की किस तरह कैपिंग वगैरह होती है, तो वही चीज़ें मॉडिफिकेशंस थी। तो इसमें हम अगेन रिपीट करेंगे और ब्रीफली रिपीट करेंगे कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास कोई भी मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है तो वो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैसेंजर आरएनए या कोई भी आरएनए वो जो बनता है वो हमारा फर्स्ट ऑफ़ ऑल न्यूक्लियस के अंदर बनता है। उसके बाद उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती हैं और उसके बाद वो साइटोसोल में मूव कर जाता है। सेम इसी तरह जैसे मैसेंजर आरएनए है, ये बनता हमारे न्यूक्लियस के अंदर है बाय द डीएनए, और उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। मॉडिफिकेशन देखते हैं कौन सी होती हैं, और उसके बाद ये साइटोसोल में मूव कर जाता है। मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज़ 5' कैपिंग। 5' कैपिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है, जो कि नॉर्मली उसके पास 3 फास्फेट होते हैं, 3 फास्फेट। और उसके बाद क्या होता है कि उसके जो थर्ड फास्फेट है उसके पर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ डीएनए में न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। 3 थिंग्स होती हैं, फास्फेट होती है, शुगर होती है, और उसके पास कोई भी नाइट्रोजनस बेस होती है। ठीक है, एक चीज़ और कि हमारे पास जो नॉर्मली आरएनए का एक स्ट्रैंड बनता है उसका एक 3 एंड होता है और एक 5 एंड होता है। ठीक है, तो ये जो है ये 5 एंड पर ये चीज़ अटैच होगी। ठीक है, ये अटैच एक एंजाइम के थ्रू होती है जिसको बोलते हैं ट्राई फास्फोरेज। ठीक है, न्यूक्लियर गुआनालाइल ट्राईफास्फेरेज। क्या मतलब कि जो हमारे पास गुआनोलाइल है, मतलब ये जो है जी अटैच है तो इसलिए इसको कहेंगे गुआनोलाइल ट्राईफास्फेटेज। मतलब इसके पास जो 3 फास्फेट हैं वो 3 के 3 यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, और फिर फास्फेरेज। ठीक है, फास्फेट जो है वो साथ इसके अटैच हो जाएंगे 5 एंड पर। किस तरह कि हमारे पास नॉर्मली जो है ये 5 एंड है। ठीक है, इसके ऊपर जो है 3 फास्फेट अटैच होंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास शुगर अटैच होगी, और यहाँ पे साथ नाइट्रोजनस बेस जिसमें गुआनोलाइल है। ठीक है, तो ये गुआनोसिन है, तो सॉरी गुआनोसिन है, और ये एक पूरा का पूरा कम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी, और यहाँ से हमारा जो है मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 5 एंड कैपिंग है। कैप यहाँ पे जो इंजाइम है वो कौन 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 सा वर्क कर रहा है? ट्राईफॉस्फोफेरेज। ट्राईफॉस्फारेज। ठीक है, जो ट्राईफॉस्फारेज है इसकी 3 शर्तें हैं। शर्तें क्या, कंडीशंस? कौन कौन सी 3 कंडीशंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन है कि ये जो है हमेशा 5 एंड पर ही जुड़ेगा, मतलब 5 एंड पर ही कैपिंग करेगा। ठीक है, सेकंड इसका इसकी कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो है फास्फेट के साथ ही फास्फेट अटैच हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये अगर सपोज हमारे पास एक 5 एंड है तो 5 एंड के ऊपर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे फास्फेट अटैच होता है इसके एक कॉर्नर पे, और सेकंड जो नीचे वाला होता है वो फुट एंड होता है, और यहाँ से नीचे वाला दूसरा फास्फेट अटैच होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे फास्फेट के साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो रहा। यहाँ पे फास्फेट नहीं होता, मतलब ये जो फास्फेट है ये नीचे आने वाला न्यू न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट होगा। इस तरह ये एक लाइन में होते हैं, और ये फास्फोडाइस्टर बांड यहाँ पे जो बनता है ये बांड हमारा फास्फेट और नीचे आने वाले न्यूक्लियोटाइड के, इस न्यूक्लियोटाइड के फुट एंड पर और इस न्यूक्लियोटाइड के हेड एंड पर फास्फेट होता है। तो इस फास्फेट के लिए जो बांड बनता है इसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बांड। ठीक है, यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बांड नहीं बन रहा क्योंकि ये जो है जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स आ रही हैं, यहाँ पे जो फास्फेट है ये जो 3 फास्फेट्स हैं ये इसके साथ यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होप्स हो ये पॉइंट आपको समझ आया। क्या है कि यहाँ पे फास्फेट जो है वो फास्फेट के साथ ही अटैच कर रहा है। नॉर्मली जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ती हैं तो फास्फेट फास्फेट के साथ अटैच नहीं होता। ठीक है, यहाँ फास्फेट फास्फेट के साथ अटैच होगा। ठीक है, देन एक और पॉइंट कंडीशन इसकी ये है कि नॉर्मली जब कोई भी न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है तो उसके पास 3 फास्फेट होते हैं, और वो 2 फास्फेट्स को रिमूव कर देता है और सिर्फ एक ही फास्फेट यहाँ पे रहता है,
और ये जुड़ जाता है। सेम इसी तरह अगर कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो यहाँ पे एक ही फास्फेट रहेगा, बाकी सारे के दो रिमूव हो जाएंगे फास्फेट, और इस तरह ये उसके फुट एंड पर ये आने वाला न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है ये अटैच हो जाएगा। मतलब इस न्यूक्लियोटाइड का ये फास्फेट है, इसके पास 3 फास्फेट थे, 2 इसने रिमूव कर दिए और 1 यहाँ पे रहा, और उसके फुट एंड पर इस फास्फेट ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो इस तरह न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जब कैपिंग हो रही होती है तो हमारे पास जो 3 फास्फेट थे वो 3 के 3 ही प्रेजेंट रहते हैं, वो अपना कोई भी फास्फेट को रिमूव नहीं करता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के तीनों फास्फेट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये 3 फास्फेट ही लगे रहते हैं, कोई भी रिलीज नहीं होता। ठीक है, ये है 5 एंड कैपिंग। हम लोगों ने 5 एंड कैपिंग को तो पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस लिए होती है। ये इसलिए होती है कि ये प्रोटेक्ट कर सके आरएनए को। हमारे साइटोसोल के अंदर जब आरएनए इंटर होता है तो वो अगर उसके ऊपर ये कैपिंग ना हो, और यहाँ पे टेल एंड के ऊपर भी एडिनिन टेल अटैच करनी है, वो भी बताता हूँ क्या चीज़ है। तो ये जो कैपिंग है ये ना हो तो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो ईजिली इसको कैटाबोलाइज करके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली ये जो है ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में हेल्प करता है ये 5 एंड कैपिंग जो है। ठीक है, ये जो हमारे पास एक कोई भी मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड हुआ है, सपोज इसके ऊपर यहाँ पे गुआनोसाइल कैपिंग हो गई। जब ये कैपिंग हो जाती है और ये साइटोप्लाज्म में साइटोसोल के अंदर जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। क्या अटैच होता है? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप क्यों अटैच होता है? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, ये किस तरह होता है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं सैम, SAM, सैम। ये किस, इट स्टैंड्स फॉर एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं सैम। सैम के ऊपर एक जो एंजाइम है वो वर्क करता है। कौन सा एंजाइम वर्क करता है? मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, क्योंकि मिथाइल ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये सैम से एक मिथाइल ग्रुप को रिमूव करता है और जाकर हमारे यहाँ इस कैपिंग के ऊपर गुआनोसिन के साथ अटैच कर देता है। ठीक है, तो ये एंजाइम है मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो कि मॉडिफिकेशन करवा रहा है मज़ीद मैसेंजर आरएनए की, जब ये साइटोसोल के अंदर आ जाता है बाय द एडिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप। ये कैपिंग तो हमने डिस्कस कर ली। हमारे पास सेकंड पॉइंट है टेल। टेल क्या है? एडिनिन टेल। एडिनिन टेल क्या है, या इसको कह सकते हैं पॉली एडिनिन टेल। पॉली मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो एडिनिन है वो अटैच होंगे टेल के ऊपर। टेल क्या है? मीन के 3 एंड जो है, 3 एंड जो अभी मैसेंजर आरएनए का हमारे पास फॉर्म्ड हुआ है नॉर्मली, या हम कहते हैं कि अभी न्यू मैसेंजर आरएनए बना है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम HN आरएनए कहते हैं। HN क्या है? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, यह हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं कि ये अभी अभी फॉर्म्ड हुआ है। जैसे हमने प्राइमरी राइबोसोमल आरएनए पढ़ा था, सेम एज दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जब ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड हो जाता है, कैपिंग हो जाती है, जो कि हमारे पास 5 एंड कैपिंग है। 3 एंड पर जो है वो स्पेशल किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, वो सिग्नल भेजते हैं, या 3 एंड हम ऐसे कहते हैं कि 3 एंड जो है वो सिग्नल भेजता है एंजाइम को, जो कि एंजाइम है पॉलीमरेज, पॉली एडिनिन पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज क्या काम करेगा? पॉलीमरेज यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे एडिनिन की एक टेल अटैच कर देगा, जिसमें काफ़ी सारे एडिनिन होंगे। ठीक है, तो ये एडिनिन जब अटैच हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, इन पोर्स के साथ जब ये हमारे पास एडिनिन टेल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी इस तरह, तो ये जो साइटोसोल है ये इस एडिनिन टेल को ऐसे खींचेगा, इसके साथ पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए ही साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर शो होगी यहाँ पे, और ये टेल। ठीक है, ये एडिनिन टेल, मतलब इस तरह का एक मैसेंजर आरएनए हमारे पास साइटोसोल के अंदर इंटर हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जो टेल है वो स्टेबलाइज करती है आरएनए को, क्योंकि यहाँ से कैटाबोलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो एंजाइम्स हैं साइटोसोल के अंदर वो इसको कट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये कट कर रहे होते हैं तो इस दौरान ये जो टेल है इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अगर टेल कट नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ से कट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी ट्रांसलेशन कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी।
मतलब ये कि हमारे पास जितनी लंबी टेल होगी इतनी ज़्यादा देर ही हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो सर्वाइव कर सकेगा एक साइटोसोल के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, वो क्या है, इंट्रॉन रिमूवल। फर्स्ट स्टेप क्या था, 5 एंड कैपिंग, सेकंड है पॉलीएडेनिन टेल, और थर्ड है हमारे पास इंट्रॉन रिमूवल। मैंने कल भी बताया था आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें, कि एक्सोन और इंट्रॉन 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, सपोज ये एक मैसेंजर आरएनए है, तो इसके अंदर कुछ इंट्रॉन्स होंगे, कुछ एक्सोन होंगे, ये एक्सोन, और स्पेस छोड़ के फिर हमारे पास इंट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जो इंट्रॉन होते हैं वो हमारे पास रिमूव हो जाते हैं, ये पार्ट जो है वो सेंटर से रिमूव हो जाता है। जब ये रिमूव हो जाता है तो उसके बाद ये जो हमारे पास एक्सोन होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, मतलब इस तरह, ठीक है। इस अटैचमेंट को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन ऑन द मैसेंजर आरएनए। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्प्लाइसिंग को थोड़ा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 10 मिनट्स हो चुके हैं, 11 मिनट्स, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसकी स्प्लाइसिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा टच करेंगे कि किस तरह होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।